चलो इलास्टिसिटी और थर्मल एक्सपेंशन के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के डाउट बोलो। चलो क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद 7 और अरे भाई 10 तक बोल दो यार तुम लोग जिस। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखें तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ऑफ वायर बाय 1 मिलीमीटर इज 2 जूल। मतलब डेल्टा एल इक्वल्स टू दे रखा है 1 मिलीमीटर के बराबर और जो वर्क डन दे रखा है वो 2 जूल। The work necessary for stretching another wire of same material but with double the radius, यानी अगर इसका एरिया अगर a नॉट है तो इसका एरिया किसके बराबर 4a नॉट हो जाएगा और हाफ द लेंथ ऑफ 1 मिलीमीटर। हाफ द लेंथ यानी डेल्टा एल जो है वो किसके बराबर हाफ द लेंथ दे रखा है यहाँ पे, यानी एल की वैल्यू किसके बराबर यहाँ पे अगर एल नॉट है तो यहाँ पे कितना एल नॉट बाई 2 और जो 1 मिलीमीटर के द्वारा यानी डेल्टा एल जो है वो किसके बराबर है 1 मिलीमीटर के द्वारा है। अब एक बार देखो क्या इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो और इसके अंदर भी कैलकुलेट कर लो, दोनों का रेशियो निकाल लेना अपने। क्वेश्चन नंबर 7 देखो कि तो पोटेंशियल यार ये भी तो वही है भाई कौन सा डेल्टा एल दे रखा है किसके बराबर डेल्टा एल की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। तो जब डेल्टा एल जो है वो 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वैल्यू वहां पे निकालना हमें। तो ये अपने पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वही तो अप्लाई करना है इसमें, हो जाएगा अभी। चलो आगे बोलो 11 से लेके 20 तक। हाँ 12th अभी रहने दो, कुछ वैसे बहुत ज्यादा ऐसे चमका नहीं है, वेव का है, वेव का है, अभी रहने दो। हाँ कौन कौन सा डाउट है भाई बोलना। क्वेश्चन नंबर 11, 13, 16, इधर तो लाइन लगी पड़ी भाई। 12th अभी छोड़ देना ठीक है, उसके बाद और बस यही है। चलो देखो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 11th में दिया हुआ है कि the I is the moment of inertia of a solid body having alpha coefficient of linear expansion। यहाँ से देखो I जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू किसके आर स्क्वायर के बराबर। बेटा अगर जिसको डाउट नहीं है जबरदस्ती का ज्ञान मत बांटो, चुपचाप आगे सॉल्व करो। I जो है वो ये प्रोपोर्शनल टू किसके होगा आर स्क्वायर के। अब हमें ये दिया हुआ है कि द चेंज इन I कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्मॉल चेंज इन डेल्टा टी। अब एक बार देखो क्या डेल्टा आर इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं आर इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी के बराबर। तो आर इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी होगा तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ से आर नॉट की वैल्यू या स्मॉल आर जो लेंगे वो इनिशियल रेडियस मान लेते आर नॉट, तो ये कितना हो जाएगा आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू किसके बराबर डेल्टा टी। तो जो आई डैश होगा वो किसके बराबर, तो आई डैश इक्वल्स टू के इंटू आर नॉट स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू कितना आएगा डेल्टा टी का स्क्वायर, यही आ रहा होगा। यहाँ से के आर नॉट स्क्वायर है तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं आई और इंटू ये एक बार देखो अल्फा इंटू डेल्टा टी जो होगा वो वेरी वेरी लेस देन 1 होगा। तो यहाँ पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं कि 1 प्लस एक्स टू द पावर एन एक्स किसके बराबर 1 प्लस एन एक्स के बराबर। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे आई इंटू 1 प्लस किसके बराबर 2 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। यहाँ से सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी डाउट है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13th में दिया हुआ है कि मेटल वायर इज क्लैम्प्ड बिटवीन 2 वर्टिकल वॉल। एक मेटल वायर है जो कि 2 वर्टिकल वॉल के बीच हमने इसको क्लैम्प कर रखा है, इन दोनों के बीच हमने क्लैम्प कर दिया। एट 20 डिग्री सेल्सियस द अनस्ट्रेच्ड लेंथ, यानी 20 डिग्री के सेल्सियस पे जो है इसकी लेंथ जो है वो इनके बीच का जो सेपरेशन है उसके बराबर है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज डिक्रीज्ड, यानी डेल्टा टी यानी जो टेम्परेचर अगर हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर अगर जैसे ही डिक्रीज करे
देन द ग्राफ ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द वायर। अब एक बात देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी होती है वो किसके बराबर, तो 1/2 इंटू जो स्ट्रेस यानी फोर्स अपॉन एरिया, और इंटू किसके बराबर, तो डेल्टा एल बाई किसके बराबर, एल के बराबर, यही होगा। अब होता क्या है इसमें कि जैसे ही अगर आप टेम्परेचर अगर इसका डिक्रीज करोगे, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने के केस में क्या होगा, ये तो हिंज किया हुआ है यानी फिक्स किया हुआ है दोनों रॉड को, यहाँ पे भी फिक्स किया हुआ है और यहाँ पे भी फिक्स किया हुआ है। तो जैसे ही अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो इसकी लेंथ जो होगी वो कम होना चाहेगा, क्योंकि लेंथ जो होगा क्या होगा, डिक्रीज होना चाहेगा। लेकिन जो दोनों पॉइंट पे अगर फिक्स किया हुआ है तो उस कारण से ये डिक्रीज होने देगा नहीं। तो ये जो हिंज किया हुआ है वो इसको खींचेगा, यानी जो अपने पास ये अगर रॉड है तो इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा और इस वाले रॉड के ऊपर यानी इस वाले एंड के ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगे, उस कारण से एक टेंशन फोर्स क्रिएट होगा और वही हमारा क्या होगा, एक स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। ऑब्वियस सी बात है, हमारा कौन सा होगा, ये अपने पास इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, स्ट्रेस तो प्रोड्यूस होगा। और जैसे जैसे जो फोर्स जैसे जैसे टेम्परेचर घटता जाएगा वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू और बढ़ती जाएगी, हाँ है ना, क्योंकि मान लो जितना ज्यादा वो अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना ही ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी उसको सेम लेंथ पे रखने के लिए। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो फोर्स है और दूसरा कौन सा है, डेल्टा एल है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, तो जो डेल्टा एल है वो किसके बराबर लिखेंगे, तो डेल्टा एल इक्वल्स टू कितना, एल इंटू अल्फा इंटू कितना, डेल्टा टी के बराबर। ठीक है, हमें जो ग्राफ बनाना है वो पोटेंशियल सॉरी एनर्जी डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ। तो ये तो अपने पास एक डेल्टा एल आ गया, जो कैपिटल एफ है वो भी हमारे लिए क्या है, वेरिएबल। तो कैपिटल एफ के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, तो एक बार देखो जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, अगर मान लेते हैं कि डेल्टा टी से अगर हम लोगों ने चेंज किया टेम्परेचर, तो उसके कारण फोर्स ये अपने पास ये टेम्परेचर चेंज के कारण लेंथ कितने से डिक्रीज हुआ, डेल्टा एल से। और एक बार देखो इन एक्चुअल में अगर देखिए तो क्या रॉड की लेंथ में कोई चेंज आएगा, क्या नहीं आएगा। ये कब पॉसिबल है, कि जब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसके कारण जो इंक्रीमेंट इन लेंथ आए और टेम्परेचर चेंज के कारण जो डिक्रीमेंट इन लेंथ है वो दोनों क्या हो जाए, बराबर। क्लियर हुआ है चीज। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि कैपिटल एफ इक्वल्स टू, यहां से जो यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया इनटू क्या लिखेंगे, तो डेल्टा एल अपॉन कितना, एल। तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर, तो यंग्स मॉडुलस इनटू ए इनटू डेल्टा एल अपॉन कितना, एल के बराबर। और ये डेल्टा एल के इसी के बराबर होगा। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, तो एफ इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस ए सॉरी यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया, और डेल्टा एल की वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा अल्फा इनटू कितना, डेल्टा टी के बराबर। अब यहाँ पे अगर हम लोग पुट करें एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले में, तो U जो आएगा वो प्रोपोर्शनल टू किसके आएगा, तो डेल्टा टी का स्क्वायर, डेल्टा टी का स्क्वायर आएगा। अब एक बार देखो वो डेल्टा टी का स्क्वायर आएगा मतलब पैराबोलिक होगा। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर हुआ, चलो ये हो गया। इसके बाद 13 के बाद कौन सा, 14 16 17 18, चलो ये नोट कर लिया सभी ने, कर लियो नोट। 16 अरे लिखा आया था ना तुम लोगों ने पीछे यार भाई, 16 17 18 देखो इधर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, यहां से दिया हुआ है कि स्फीयर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड मास दे रखा है। एक स्फीयर है जिसका डायमीटर हमें दे रखा है डी की वैल्यू किसके बराबर, 7 सेंटीमीटर, और इसका मास दे रखा है किसके बराबर, तो 266.5 ग्राम के बराबर। ठीक है, अब एक बार देखो इनिशियली ये दिया हुआ है कि फ्लोट्स इन अ बाथ ऑफ अ लिक्विड, और टेम्परेचर अगर जैसे ही रेज कर रहे हैं तो ये 35 डिग्री, पहले इनिशियली मान लो कि कुछ इस तरीके का केस होगा कि इतना ये सिंक कर रहा होगा, इतना पार्ट जो होगा वो अगर लिक्विड के अंदर है, तो इस केस में जो बॉयंट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, तो जो बॉयंट फोर्स होगा वो mg के बराबर हो रहा होगा। ठीक है, यहां से अगर देखें हम लोग कि जब ये टेम्परेचर अगर जैसे ही हमने इंक्रीज किया
तो 35 डिग्री के केस में ये कंप्लीटली सिंक कर रहा है, यानी यहां से अगर देखें तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो दिया हुआ है, जो बॉइंट फोर्स होगा वो किसके बराबर, मतलब इतने बिजी पर्सन है कि फोन साइलेंट पे नहीं रख सकते हैं, क्या पता कब लॉटरी लग जाए। अब यहां से देखो रो इंटू एल, जब ये 35 डिग्री के सेल्सियस पे पहुंचेगा तो उस केस में कंडीशन ये होगी कि पूरा का पूरा ये जो स्फीयर होगा वो इनसाइड द लिक्विड होगा, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड उस समय की इनटू कंप्लीट वॉल्यूम इनटू जी इक्वल्स टू क्या लिख रहे होंगे, एम इनटू जी के बराबर। यहां से हम लोग डेंसिटी ऑफ लिक्विड हम लोग निकाल सकते हैं एट, ये कौन सा होगा, एट 35 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। ये दिया हुआ है कि डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है 1.527 के बराबर, तो हमें ये कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो होता है वो रो नॉट इंटू 1 माइनस गामा ऑफ लिक्विड इंटू डेल्टा टी के बराबर होता है। इस फॉर्मूले में पुट कर देना, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो यार, इसमें क्या दिक्कत आ रही, एक बार देखो, जो हम लोग जो टर्म नेग्लेक्ट करते थे ना, जो 1 प्लस अल्फा टी वाला, तो नहीं ये होगा किसमें, हाँ 1 सेंटीमीटर जो रॉड की लेंथ है ना वो काफी कम है, इसीलिए वो दूसरा वाला टर्म अब हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ है चीज। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में देखो ये क्या दिया हुआ है कि पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे जो लॉस इन वेट है वो किसके बराबर है, W नॉट के, और T डिग्री सेल्सियस पे जो लॉस इन वेट है वो W1 के बराबर है, सॉरी W के बराबर है। तो यहाँ दिया हुआ है, और गामा ऑफ S जो है वो क्या दे रखा है, सॉलिड का एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, और गामा L दे रखा है लिक्विड का। हमें ये दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ W, एक बार देखो जैसे ही अगर लिक्विड के अंदर मर्ज करते हैं तो नीचे की तरफ mg लगता है और ऊपर के डायरेक्शन में बॉइंट फोर्स, तो ये जो लॉस इन वेट होता है वो बॉइंट फोर्स के बराबर होता है। और बॉइंट फोर्स अगर देख लेते हैं बाद में एफ बी डैश है, और इनिशियली कितना है एफ बी, तो ये किसके बराबर, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी रो एल डैश वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डैश इंटू जी अपॉन कितना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू कितना जी। यहां से अगर देखें तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड को क्या लिख सकते हो, तो रो एल इंटू रो एल अपॉन कितना 1 प्लस गामा ऑफ किसका, लिक्विड इंटू डेल्टा टी, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिखोगे वो किसके बराबर, तो वी एस इंटू 1 प्लस गामा ऑफ सॉलिड इंटू कितना, डेल्टा टी के बराबर। अब एक बार देखो नीचे भी कितना आ रहा होगा, रोयल इंटू कितना वी एस, ये सारा कैंसिल आउट होगा, तो ये फाइनली एफ बी अपॉन या एफ बी डैश अपॉन एफ बी की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर, 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी अपॉन कितना, तो 1 प्लस गामा एल इंटू कितना डेल्टा टी के बराबर। अब एक बार देखो ये एक चीज हम लोग अगर ऑब्जर्व करें कि अगर गामा ऑफ सॉलिड जो हो अगर ग्रेटर देन किससे हो, गामा ऑफ लिक्विड, तो गामा ऑफ सॉलिड अगर ग्रेटर देन गामा ऑफ लिक्विड हो जाएगा तो बॉइंट फोर्स जो बाद का होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ये चीज अगर देखें गामा ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन गामा ऑफ लिक्विड तो क्या होगा, एफ बी डैश इज ग्रेटर देन किससे, एफ बी से। गामा ऑफ सॉलिड इज लेस देन गामा ऑफ लिक्विड, तो बाद का जो पॉइंट फोर्स होगा वो क्या होगा, लेस देन किससे, इनिशियल पॉइंट फोर्स के। तो ये हमें दिया हुआ है इनके बीच का कुछ रिलेशन नहीं दे रखा ना, यहां से देखो एक मिनट, ये जो पार्ट है ना ये एफ बी डैश और एफ बी, एक सवाल इधर पूछा था उनने यार, इसमें यूज हुआ था, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर देख लो 23, क्वेश्चन नंबर 23 देख लो, ये चीज इसी से हो जाएगा कि गामा ऑफ सॉलिड, वहां पे देखना किसकी एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कम दी हुई है, सॉलिड की, सॉलिड का कम दिया हुआ है, सॉलिड का कम दिया हुआ है यानी बाद का बॉइंट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, कम, तो बाद का जो वेट होगा वो क्या होगा, ज्यादा। तो ये चीज लगा लेना वहां पे। इस वाले पार्ट में अगर हमें एक स्टेप बस और आगे इसमें सॉल्व करने की जरूरत है कि यहां से अगर हम लोग देखें कि जो बॉइंट फोर्स दिया हुआ है हमें
तो एफ बी डैश इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, एफ बी डैश इक्वल्स टू एफ बी इंटू, यहां से देखो जब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस गामा एल इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी और इंटू 1 माइनस गामा एल इंटू कितना, डेल्टा टी। इसको सॉल्व कर लो, एफ बी यानी एफ बी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू नॉट और इनटू जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 1 माइनस गामा एल इंटू डेल्टा टी। इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, प्लस गामा एस इंटू डेल्टा टी। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो काफी स्मॉल होगा, इसलिए नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये W की जो वैल्यू आएगी वही आंसर होगा, डब्ल्यू नॉट इंटू 1 प्लस गामा एस माइनस ऑफ गामा एल इंटू कितना, डेल्टा टी के बराबर। ठीक है, चलो नोट कर लो। इसके बाद और कौन सा डाउट था इधर, 17 18 के बाद तो नहीं था, 20 तक। चलो 21 से लेके 30 तक का डाउट लिखो। ये वाला पार्ट क्लास में कराया गया था तुम लोगों को, जो बॉइंट फोर्स वाला पार्ट है, ये भी नोट कर लेना। ठीक है, ये लगा रखा तुमने। चलो 20 तक नहीं है, उसके बाद 21 से 30 तक का बोलो। हाँ 21 से 30 तक ये नोट कर लिए सभी ने, जल्दी कर। 21 डाउट है। चलो देखो अब कौन कौन सा डाउट है ये बताना, 21, 25, 28 और इसके अलावा और कोई डाउट है क्या। चलो देखो इधर, यहाँ से देखो 21 वाले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, एक बार हिंट में बता देता हूँ भाई। जैसे मान लो अगर एक सरफेस अगर दिया हुआ है BCGH जो दिया हुआ है, ये जो सरफेस दिया हुआ है BCGH, ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा इधर की तरफ जेड एक्सिस है। ठीक है भाई, अब एक बात देखो, इसका जो डायमेंशन है वो किसके लॉन्ग है, वाई और जेड के लॉन्ग है। तो इसका जो डायमेंशन, इसका जो सुपरफिशियल एक्सपेंशन जो होगा वो किसके बराबर, तो अल्फा ऑफ वाई प्लस अल्फा ऑफ जेड के बराबर होगा। ठीक है, वो इसका होगा। ऐसे ही बाकी जो भी सारे सरफेस है उन सबका एक बार देख लेना आप लोग। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है कि सॉलिड बॉल इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन अ लिक्विड। एक सॉलिड बॉल है जो कि कंप्लीटली इमर्ज है एक लिक्विड के अंदर। ये सॉलिड बॉल है और ये कंप्लीटली इमर्ज है लिक्विड के अंदर। ये दिया हुआ है द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द बॉल एंड द लिक्विड। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ बॉल दे रखा है और गामा ऑफ लिक्विड दे रखा है। परसेंटेज चेंज इन थ्रस्ट व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज। भाई जो अभी जो बता रखा है भाई, उसमें डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू, जो डेल्टा अभी जो मैंने रिलेशन निकाला था उसमें डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 की वैल्यू पुट कर देना यहाँ से। सॉरी, डेल्टा टी बाई टी जो है, एक मिनट, डेल्टा टी की वैल्यू देख लेना, उसमें 100 डिग्री सेल्सियस है, बस उसमें पुट कर देना, आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो ये दिया हुआ है कि यह ग्लास फ्लास्क है। ये हम एक मान लो एक सिलेंड्रिकल हमने ग्लास ले लिया, इसके अंदर जो मरकरी यहां तक फिल किया हुआ है और इसके ऊपर जो है वो गैस पार्टिकल्स है, इसके ऊपर गैस पार्टिकल्स हैं। अब ये दिया हुआ है हमें कि if the volume of mercury in the flask is 300 सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी जो दे रखा है वो 300 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। देन द वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क इज, अब ये दिया हुआ है कि जो जैसे अगर टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं उस केस में भी क्या हो रहा है कि जो एयर का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रह रहा है। यानी डेल्टा वी अगर हम लोग देखते हैं किसके अंदर,
डेल्टा वी अगर जो रहेगा सिलेंडर यानी फ्लास्क के अंदर जो होगा वही डेल्टा वी किसका होगा, तो एच जी का भी होगा, क्योंकि दोनों में अगर सेम वॉल्यूम से अगर चेंज आ रहा होगा तो जो एयर का वॉल्यूम होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यही हमें निकालना है कि यहाँ पे मान लो कि वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क जो है वो वी या वी नॉट ले लो इनटू कितना, गामा ऑफ किसका, फ्लास्क इनटू डेल्टा टी, और इक्वल्स टू किसके बराबर, तो इसकी वॉल्यूम दे रखी है 300 इनटू किसके बराबर, गामा ऑफ एच जी इंटू कितना आएगा, डेल्टा टी के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखो भाई, इसमें यार ये तो आसान है भाई। क्वेश्चन नंबर 30 वंशिका, देख लो इधर, ये नोट कर लिया सभी ने, नोट तो करने की जरूरत नहीं ना। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ दिया हुआ है 2 वर्टिकल ग्लास ट्यूब्स फिल्ड विथ अ लिक्विड आर कनेक्टेड बाय कैपिलरी ट्यूब। ये दिया हुआ है 2 वर्टिकल ग्लास ट्यूब है, ये हमने यहाँ से ये ऐसे फिल कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे द ट्यूब ऑन द लेफ्ट इज पुट इन एन आइस बाथ, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो हमने आइस बाथ के अंदर रख दिया है, और इसका टेम्परेचर दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, और बाहर वाले का जो टेम्परेचर दूसरा जो राइट एंड है वो हमने 30 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया हुआ है। The difference in the level of liquid in the two tube is 4 centimeter, while the height of liquid column at 0 degree Celsius is 120. यानी एक बात देखो, the difference in the level of liquid in the two tubes is 4 centimeter, while the height of the liquid at 0 degree Celsius is 120. मतलब इस वाले में हमें ये दिया हुआ है कि 120 सेंटीमीटर की हाइट तक लिक्विड फिल किया हुआ है, और इस वाले में कहाँ तक फिल किया होगा फिर 124 सेंटीमीटर, क्योंकि जो डिफरेंस इन हाइट दे रखा है वो कितना 4 के बराबर है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड, इनिशियली देखो वॉल्यूम तो सेम होगा, इनिशियली जो होगा वो किसके बराबर, ये वाला वॉल्यूम जो होगा A इंटू एच के बराबर होगा, और ये भी वॉल्यूम किसके बराबर, A इंटू एच के बराबर। लेकिन इनिशियली जब बाद में अगर हमने कौन सा निकालना है, वॉल्यूम ना, हाँ। तो एक बार देखो जो वॉल्यूम में जो चेंज आया डेल्टा वी इक्वल्स टू, ये 0 पे है और ये 30 पे है, डेल्टा वी इक्वल्स टू वी नॉट इंटू गामा इंटू डेल्टा टी, और जो वी नॉट की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर, तो देख लो कि कितने का, पहले वॉल्यूम कितना होगा, ये वाले वॉल्यूम में इतने का चेंज आया था, यही होगा। तो डेल्टा वी की वैल्यू किसके बराबर, तो एच इंटू 4, जो डेल्टा वी की वैल्यू होगी वो एच इंटू किसके बराबर, एच इंटू कितना, ए इंटू 4, ए इंटू कितना होगा 4, इक्वल्स टू जो इनिशियल वॉल्यूम होगी वो किसके बराबर, तो ए इंटू कितना होगा 120, और इंटू गामा, और कितने का टेम्परेचर डिफरेंस 30 डिग्री। यहाँ से सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। हाँ बोलो क्या पूछ रहे हो तुम। आपने कहा सेम बात बनाएगी, लेकिन उसमें इनिशियल हाइट तो 124 नहीं आ जाएगी, कंट्रैक्शन से करेंगे। इसको ऐसे नहीं कर सकते, h इज इक्वल टू 2s अपॉन rho d r कर दिया, h इक्वल्स, एक मिनट रुक जा भाई, h इक्वल्स टू 2s अपॉन rho d r, 2 कहाँ से बोल रहे हो भाई, अच्छा हाँ, h इक्वल्स टू कौन सी h ले रहे हो तुम, 124 ले रहे हो, 120, यानी यहाँ का प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो, और यहाँ का प्रेशर कैलकुलेट करोगे तो डेंसिटी में बेटा चेंज आया रहेगा ना, हाँ तो डेंसिटी में चेंज आया रहेगा उसमें, तो वही होगा, तो रो डैश इंटू जी इंटू 124 आ रहा होगा, सारी चीजें रो की वैल्यू भी देखोगे तो वही तो आता है 1 प्लस जो भी है। हाँ तुम्हारा क्या सवाल है, हाँ किससे, अगर पहले हाइट 120, इसमें 120 है, मैं समझ गया 124 ले लिया हमने, ठीक है भाई, पहले 30 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद मान लिया हमने कि इस वाले में टेम्परेचर कम हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया हमने, ठीक है 0 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया हमने, इंटू कितना माइनस ऑफ ए इंटू 124 इंटू गामा इंटू 30, वहां पे 120 की जगह 124 आ जाएगा, है ना, बात तो अलग हो जाएगा, वो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम अगर हम लोग देखें तो वो
हाँ इनिशियली तो दे नहीं रखा उसमें, लेकिन एक चीज देखो, अगर हमें यहाँ पे देखा जाए तो वॉल्यूम एक्सपेंशन, अब हमें एक चीज ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जो वॉल्यूम एक्सपेंशन का होगा वही, लेकिन होना तो सेम ही चाहिए, जो एक्सपेंशन का अगर कोएफिशिएंट होगा वही कॉन्ट्रैक्शन का भी होना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड इज, नहीं तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होना तो सेम ही चाहिए। The tube on the left is put in an ice bath at 0 degrees Celsius, while the tube on the right is kept at 30 degrees Celsius in a water bath. यार एक बार देखो, यहाँ से हम ये चीज सोच सकते हैं कि जैसे मान लो अगर वाटर रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस पे, वो तो फिर यहाँ पे चलो एक बार इस चीज को देख लूंगा मैं, रीजन क्या होगा एग्जैक्ट। ठीक है चलो आगे बोलो। 31 32 में कोई डाउट? देख लेंगे इसको यार, चूंकि हाँ नहीं उसमें तो हम लोग नहीं मानते वो चीज, वो हम लोग जो है वो आइस के फॉर्मेशन वाले में कंसिडर करते हैं, जो एक्चुअल जो फिनोमेना होता है। बाकी इसमें तो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, वो 0 से 4 वाला जो पार्ट है वो कर। हाँ हाँ ये चीज मैं देख लूंगा कि इसमें, बाकी एक बात देखो यार, 30 डिग्री पे पहले रखा हुआ है। सर ऐसा भी हो सकता है इनिशियली था 0 पे था 30 पे, बीच में किसी टेंपरेचर पे इनिशियली साइड 0 पे था 30 पे, बीच में किसी, हाँ उससे फिर क्या चेंज आएगा? एक कमर एक था, तो दोनों में अलग अलग वॉल्यूम है कि फिर चलो एक बार देख लेंगे इन तीनों की चीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है चलो आगे बोलो। इसमें 31 32 में कोई डाउट? चलो आगे बोलो। इसमें जेई एडवांस में किए हो? जेई एडवांस, चलो यहाँ बोलो जेई एडवांस में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक, उससे पहले कोई डाउट नहीं है? देख लेते जेई, एक मिनट बेटा, जेई एडवांस में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक बोल। चलो एक मिनट रुक जाओ भाई, चलो देखो इधर, एक बार बताओ 1 से 10 के बीच और कोई डाउट है क्या? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो कि यहाँ ये दे रखा है रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। एक रॉड है जिसकी लेंथ किसके बराबर है? 2 मीटर, और ये 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी टेम्परेचर इसका इनिशियल अगर देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, एंड हैविंग एन एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा इक्वल्स टू 3x प्लस 2 है। अल्फा इक्वल्स टू 3x प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस है। ठीक है भाई, where x is the distance in centimeter from one end of the rod, the length of the rod at 20 डिग्री सेल्सियस। ये दे रखा है कि रॉड है जिसकी लेंथ है 2 मीटर, 0 डिग्री सेल्सियस पे है, वॉल्यूम एक्सपेंशन दे रखा है अल्फा इक्वल्स टू 3x प्लस 2, यानी जैसे जैसे अगर डिस्टेंस अगर देखे वैसे वैसे यहाँ से ये क्या हो रहा है, x की वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो अल्फा की वैल्यू भी चेंज हो रही है। यहाँ से अगर हम लोग x डिस्टेंस पे देखें अगर dx लेंथ वाले पार्ट का, तो इसके लिए हम अल्फा कांस्टेंट ले सकते हैं। तो इसकी रॉड की जो ओरिजिनल लेंथ है वो कितनी है? dx। ठीक है, और एक बार देखो ये हमें क्या करना है इसमें कि इसमें चेंज निकालना है, तो इसमें चेंज हम लोग ले लेते हैं कि डेल ऑफ x के बराबर। तो जो डेल ऑफ x होगा वो किसके बराबर? तो d ऑफ x, जो डेल्टा l की वैल्यू होती है, हाँ डेल एक्स चेंज है, डेल्टा एल इक्वल्स टू कितना होता है? एल नॉट इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब एक बार देखो एल नॉट की जगह हम लोग क्या ले रहे हैं? तो डी ऑफ एक्स इंटू अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे? 3x प्लस 2 और इंटू कितना? 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू किसके बराबर?
यहाँ से अगर देखेंगे तो इंटू 20, चूंकि टेम्परेचर तो सबका कितने से चेंज हुआ होगा 20 से। यहाँ से अगर देखें तो डेल ऑफ एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर, तो ये कितना 20 इंटू 10⁻⁻�6 और इंटू किसके बराबर, तो एक काम करते हैं साथ में इंटीग्रेट भी कर लेते हैं, तो ये किसके बराबर होगा, तो 3x² बाई किसके 2 और प्लस किसके 2x और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 तक। तो इससे आंसर नहीं आ रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। डेल जो है वो चेंज तो आएगा ना, dx लेंथ का चेंज है। तो अब एक बार देखो 20 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू ये किसके बराबर, एक मिनट रुक जाओ भाई, इसमें कुछ सेंटीमीटर में भी दे रखा है। नहीं भाई, डिस्टेंस इन सेंटीमीटर दिया हुआ है, वो x जो दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है। तो यहाँ से कितना रहेगा 200 तक जाएगा, ये 0 से लेकर के 200। मुझे लग रहा है शायद यही गलती कर रहे होगे, अब हो जाएगा ना। x जो है वो सेंटीमीटर में दिया। आगे बोलो 11 से 18 किससे, किसको किससे करना चाहते हो, हो गया। एक सेकंड भाई, हाँ डेल इसलिए लिखा था जैसे ऑलरेडी हम काफी स्मॉल वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, जो x जो लेंथ ले रहे हैं जिसमें चेंज हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो dx है, जो कि ऑलरेडी काफी स्मॉल है। तो अब अगर मान लो स्मॉल लेंथ में अगर चेंज लिखना होगा तो कुछ उससे स्मॉल पार्ट ही लिखेंगे ना, तो डेल के हिसाब से लिख दिया मैंने। डेल्टा x लिखोगे तो उसका इंटीग्रेशन होगा। चलो बताओ, ये बताओ 11 से 28 चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखो। A copper ring has a diameter of exactly 25 millimeter at its temperature of 0 डिग्री सेल्सियस। एक कॉपर रिंग है और इसका डायमीटर हमें दिया हुआ है d की वैल्यू, जो कैपिटल D दे रखा है वो किसके बराबर, तो 25 इंटू 10⁻⁻3 या मिलीमीटर में ही रहने दो, ये सब पुट कर लेंगे अपन, मिलीमीटर दिया हुआ है। और एट इट्स टेम्परेचर मतलब T1 इक्वल टू ले लिया 0 डिग्री सेल्सियस। फिर दिया हुआ है कि एन एल्युमिनियम स्फीयर हैज अ डायमीटर ऑफ एग्जैक्टली, ये हमारा किसके लिए स्पेसिफिकेशन है, कॉपर के लिए। अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो उसका डायमीटर जो दे रखा है तो D2 इक्वल टू दे रखा है 25.05 मिलीमीटर और इसका टेम्परेचर दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस। The sphere is placed on the top of the ring and two are allowed to come to thermal equilibrium. No heat being lost to the surrounding. The sphere just passes through the ring at the equilibrium temperature. मान लेते हैं ये जैसे जैसे ऑब्वियस सी बात है, अगर इस एल्युमिनियम का जो स्फीयर इसके ऊपर रखोगे हीट का ट्रांसफर होगा, हीट के ट्रांसफर के कारण एल्युमिनियम का टेम्परेचर जो होगा वो डिक्रीज होगा और इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, इस वाले का डिक्रीज होगा। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो निकालना क्या है, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द स्फीयर एंड द रिंग। द रेशियो ऑफ मास ऑफ द स्फीयर एंड द रिंग क्या क्या दे रखा है हमें, अल्फा दे रखा है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा है, SU और SL दे रखा है, ठीक है। मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया T, और द स्फीयर इज अलाउड ऑन द टॉप दैट आर अलाउड टू कम टू थर्मल इक्विलिब्रियम, top of the ring and the two are allowed to come to thermal equilibrium, no heat being lost to the surrounding, the sphere just passes। अच्छा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे एक मिनट देखो, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे दोनों का डायमीटर क्या होगा, सेम, क्योंकि तभी ये अंदर जाएगा। तो अगर दोनों का डायमीटर सेम हो गया तो हम इस केस में क्या लिख सकते हैं कि D1 इक्वल्स टू किसके बराबर, D2 के बराबर लिख सकते हैं। और D1 को लिखेंगे तो D1 इंटू कितना, तो 1 प्लस ये जो आएगा इसके लिए अल्फा दे रखा हमें, अल्फा हमारा कौन सा है, रिंग है, तो इसके लिए अल्फा ऑफ कौन सा, कॉपर, और इनटू कितना डेल्टा टी। डेल्टा टी की जगह पे क्या लिखेंगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस T1।
यानी फाइनल टेम्परेचर T माइनस 0 के बराबर, यही लिख रहे होंगे। और जो D2 डैश लिखेंगे वो किसके बराबर, तो D2 डैश इक्वल्स टू, यहां से हम देखेंगे D2 डैश इक्वल्स टू D2 इंटू 1 प्लस, ये अब इसके लिए स्फेयर है, स्फेयर है, देखना हॉलो है सॉलिड है, ठीक है स्फेयर है अपने पास। यहाँ से क्या हो गया, अगर 3 अल्फा 2 अल्फा उसके लिए बोलना, क्यों किसकी बात कर रहे हैं, डायमीटर की, तो डायमीटर में सही बात है। तो ये अल्फा ऑफ कौन सा ले लेते हैं, एल्युमिनियम, इनटू फाइनल टेम्परेचर T माइनस ऑफ कितना 100 के बराबर, यही आ रहा होगा। अब ये D1 डैश D2 डैश में यहाँ से क्या निकलेगा, अपने को T निकल जाएगा, और T निकल जाएगा तो अब एक बार देखो, हीट लॉस्ट बाई एल्युमिनियम इक्वल्स टू हीट गेन बाई किसके द्वारा, कॉपर के द्वारा। बस यहाँ से लिख लेना M1 इंटू S ऑफ एल्युमिनियम इंटू डेल्टा T इक्वल्स टू, ये किसके बराबर, M2 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इंटू कितना आएगा, डेल्टा T2 के बराबर। यहाँ से मास का रेशियो निकाल लेना। चलो आगे बोलो और। सारे हो गए, इसमें और आगे किए हो तुम लोग, इसमें नहीं किए हो, क्या हो गया, कौन सा कराना है, अरे ये बताओ भाई, इसमें जेई एडवांस कंप्लीट कर लिए हो, नहीं जेई एडवांस में 11 से 18 में और कोई डाउट है, अब ये बताओ पहली बार, इसके आगे कुछ किए हो, चलो इसके बाद निकालो अपने पास कौन सा बचा, इसके आगे कुछ किए हो इस वाले चैप्टर में, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, इलास्टिसिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन में आगे किए हो, इलास्टिसिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन में आगे कोई सवाल किए हो एडवांस वाले के आगे, हाँ कौन, बोलो कौन सा भाई डाउट है, भाई देखो सिलेबस पेस में चलाएंगे नॉनी सर, इसके बाद डिस्कशन नहीं होने वाला है, कल ही उन्होंने बोल दिया था, तो जो है यही पूछ लो। हाँ बोलो कौन सा, लेवल 2 में सेकंड में इंटीग्रेशन नहीं होता, दिया हुआ है द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बार, चलो लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ बार इज गिवन बाय ए, एक ये बार दिया हुआ है और उस, अरे रुक जाओ भैया, यहाँ से ये क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए दिया हुआ है, कैपिटल ए इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, यही दे रखा है, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड, यानी यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे हमें ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, यानी ये वेरी कर रहा है। फाइंड द एक्सटेंशन अंडर अ लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन ऑन अ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, यहाँ से देखो ये कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा होगा, ये हमारा ये जो पार्ट है ये कुछ इस तरीके से क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी कर रहा है, और यहाँ हमें दे रखा है कि x डिस्टेंस पे क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, और एरिया की वैल्यू दे रखी है ये जो भी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। फाइंड द एक्सटेंशन अंडर द लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन ऑन अ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, यंग्स मॉडुलस भी दे रखा है, ठीक है, यंग्स मॉडुलस दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब एक बार देखो, ये पूरा का पूरा जो लेंथ दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है, और ये मान लो कि यहाँ पे एक फिक्स है और इधर की तरफ हमने कितना लोड लगाया, एक्सटेंशन अंडर लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन, यहाँ से देखो F इक्वल्स टू दे रखा है उनने कितना 20 किलो न्यूटन के बराबर, हर जगह जो फोर्स होगा वो तो हम लोग सेम लेंगे, क्योंकि मास तो बार का दिया दे नहीं रखा हमें, तो हमें एक्सटेंशन की वैल्यू अगर निकालनी है
तो जो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आएगा वो किसके बराबर, एफ बाई ए इंटू कितना, डेल्टा एल बाई एल के बराबर। ठीक है, यहां से हम लोग मान लेते हैं कि, अरे रुक जाओ भाई, 20,000 हाँ 20 किलो न्यूटन ही लिखा हुआ है। मान लेते हैं इस वाले एंड से एक्स डिस्टेंस पे हमें एरिया दे रखा है, एक्स डिस्टेंस, और इसमें हमने ले लिया फिर से वही dx डिस्टेंस, dx लेंथ या dx पार्ट कंसिडर करते हैं। उसमें जो चेंज आएगा उसको क्या लिखेंगे, d डेल x और इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस और इनटू कितना, dx के बराबर, यही आ रहा होगा। फोर्स की वैल्यू एफ बाई वाई कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लो, और इनटू ये जो आएगा 1 प्लस, ये कहाँ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 और इसका पूरा ये और इनटू कितना, dx। यहां से देखो इसको क्या लिख सकते हैं कि f बाई यंग्स मॉडुलस और इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 होगा, और dx और लिमिट पुट कर देना कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर के 10 तक, यहां से डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी। चलो भाई आगे बोलो। इसको इंटीग्रेट करके आएगा सही आंसर। किससे, इसको इंटीग्रेट करेंगे ऊपर तो सही आंसर आएगा। इसको इंटीग्रेट करने से क्या चाह रही है तू? x जो है वो 10 सेंटीमीटर है ना, और x की वैल्यू उसमें कितने में दे रखी है यार, एक बार देख लेना। अब इंटीग्रेशन करना है इसमें, या तो बायनोमियल से एक बार करके देख लेना, ठीक है, बायनोमियल से करके देखना, सही नहीं आते एक बार इससे कर लेना, है बस इंटीग्रेशन का ही पार्ट। चलो आगे बोलो। इसके अलावा तुम लोग की क्लास कब तक होती है, 5:20 तक ना, अच्छा मेरी मर्जी है, चलो फिर तो अच्छा 20 से पहले मेरी मर्जी हो सकती है। चलो आगे बोलो। यार तुम लोग एक बात बताओ, आगे सॉल्व किए हो, नहीं किए हो? चलो कैलोरीमेट्री वाला पार्ट सॉल्व किए हो, किसके, सब्जेक्टिव, ये लेवल 1 का। देखो इधर क्या हो गया, लेवल 2 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है क्या जी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, नहीं इसी में इलास्टिसिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन, सब्जेक्टिव लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 1, उसका आंसर आ रहा है क्या बेटा, जो ये बात कर रहे हो ना, क्या हो गया तुमको, तो चूचा बैठ रही तो लेके उसको बाहर चले जा, बाहर बैठ कर अकेले पढ़ा देना उसको। हाँ चलो एक बार देख लो, एक बार चलो हिंट देता हूँ, जो भी है बाकी कैलकुलेशन वगैरह देख लेना अपना, आ रहा है तो फिर कैलकुलेशन चेक कर लेना बाकी। चलो निकालो कैलोरीमेट्री वाला पार्ट निकालो। चलो कैलोरीमेट्री में बोलो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक। अरे भाई कंडक्शन वगैरह भी तो है ना, कंडक्शन यहाँ से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, जिसका हो गया है ना वो चुपचाप बैठ जाओ, 1-2 सवाल ज्यादा हो जाने से कोई ऐसा नहीं है सिलेक्शन पहले ही मिल जाएगा तुमने। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि 10 ग्राम of ice at 0 degree Celsius is kept in a calorimeter of water equivalent। एक कैलोरीमीटर में रखा हुआ है 10 ग्राम, 10 ग्राम आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसके अंदर आइस रखा हुआ है और ये जो है वो 10 ग्राम इसका मास हो गया, और ये दे रखा है टेम्परेचर जो दे रखा है T1 = 0 डिग्री सेल्सियस, और इस
कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट जो है वो दे रखा है 10 ग्राम के बराबर। हाउ मच हीट शुड बी सप्लाइड टू द apparatus टू इवेपोरेट द वाटर thus formed? Neglect loss of heat. How much heat should be supplied to the apparatus to evaporate the water thus formed? ये तो आसान है। इसमें हीट वगैरह तो दे नहीं रखा है इसमें। सेकंड बता रहे हैं 10 gram of ice at 0 degree Celsius in a calorimeter of water equivalent 10 gram. How much heat should be supplied to the apparatus to पाइप वाटर एक हो गया। ये वाटर फॉर्म कहाँ हुआ वो? How much heat should be supplied to the apparatus to evaporate the water thus formed? वेपराइजेशन जो पाइप होती है तो वही यूज एक मिनट, हाउ मच हीट इसको ये कंटेनर को एक मिनट, ये जो बात कर रहे हैं ना, ये कंप्लीट जो आइस जो है ना उसको कंप्लीटली ये वेपोराइज करना चाहते हैं। मैं वही सोच रहा था ये वाटर फॉर्म कहाँ से गुजरे। देख लो इधर, तो इसमें क्या है जो अपने पास यहाँ से देख लो इसमें कि पहले तो ये कंप्लीट आइस है वो मेल्ट होगा, तो एम आई इंटू कितना एल, और प्लस किसके बराबर, फिर से इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मास ऑफ वाटर, एक मिनट, और प्लस कितना 10 ग्राम और इनटू कितना स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ वाटर और इनटू कितना 100 और प्लस कितना मास ऑफ वेपर और इनटू कितना जो इसकी वैल्यू। मुझे लगा वाटर फॉर्म कहाँ हुआ अभी तक। चलो देखो आगे बोलो, क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ देखो, रुक जाओ यार। A block of ice with mass small m falls into a lake. एक ब्लॉक ऑफ आइस दिया हुआ है और इसका मास दे रखा है स्मॉल m, falls into a lake. After impact of mass of ice m/5 melts. बताने की जरूरत है क्या? ये लेक के अंदर ये फॉल हो रहा है और जब लेक के अंदर फॉल हुआ है तो ये दिया हुआ है कि m/5 आइस जो है वो मेल्ट कर गया, m/5 आइस जो है वो मेल्ट कर गया। बोथ द ब्लॉक्स ऑफ आइस एंड द लेक हैव द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखो दोनों का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, यानी इनके बीच में हीट का कोई तो एक्सचेंज हो नहीं रहा है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। इफ L रिप्रेजेंट द हीट ऑफ फ्यूजन द मिनिमम डिस्टेंस, यहाँ से देखो जैसे जैसे ये क्या होगा कि ये नीचे की तरफ आएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, तो ये किसके बराबर m इंटू जी इंटू एच किसके बराबर होगा m/5 इंटू कितना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस is passed into 1.1 kg of water contained in a calorimeter. ये हमारा कंटेनर है और कंटेनर के अंदर जो मास ऑफ वाटर दे रखा है वो 1.1 kg के बराबर है। इसमें हम लोग स्टीम जो है वो पास करा रहे हैं और ये स्टीम का जो टेम्परेचर है वो दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर। इसका जो वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है कंटेनर का, बेटा चुपचाप बैठ लो यार, एक चीज बोलता हूँ समझ नहीं आता तुम लोगों को। जो मास ऑफ जो इक्विवेलेंट मास ऑफ वाटर इक्विवेलेंट जो है वो किसके बराबर है, तो 0.02 kg। अब ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे वाटर है, स्टीम पास करा रहे हैं और इसका वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है 0.02 kg के और ये जो पूरा का पूरा जो टेम्परेचर है इसका कितना है 15 डिग्री सेल्सियस। सो दैट द टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर एंड इट कंटेंट्स rise to 80 degree Celsius. What is the mass of steam condensing?
अब एक बात देखो, हमें ये हीट सबसे पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये कितना हीट चाहिए इसको। वो हीट हमें देखना पड़ेगा कि 1.1 और प्लस 0.02 kg, उसका टेम्परेचर 15 से कहाँ तक बढ़ाना अपने को, 80 डिग्री सेल्सियस तक। और वहां से देखो कि कंटेंट का जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो 80 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करना है। तो एक तो हीट ये गेन करेगा, और उसके बाद जैसे मान लो कि यहाँ से तो स्मॉल एम मास का, या फिर ऐसे देख लो कैपिटल एम डैश मास ऑफ स्टीम जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, उसका टेम्परेचर भी क्या 80 तक पहुंचेगा। अगर मान लो वो पहले 100 पे, तो वेपर से क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड के बाद क्या अगर उस कंटेनर के अंदर ही रह रहा है तो उस केस में क्या होगा, क्या उसका भी टेम्परेचर 80 तक पहुंचेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे एम डैश इंटू कितना, एल इंटू वी प्लस एम डैश इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर और इंटू कितना 20 इक्वल्स टू जो हीट रिक्वायर्ड होगा इन दिनों को, इन सबको। ठीक है, चलो आगे बोलो। नहीं तो चैप्टर पूरा तो हो गया है ना, चैप्टर पूरा हो गया है। हाँ कैलोरीमीटर, तो फिर क्या मतलब। अच्छा वो हीट ट्रांसफर वाले पार्ट भी है।